बच्चों, आज हम कठोर कर्म पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा कहानी है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1885 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण ही उन्हें काका के नाम से जाना गया। काका ने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। 1915 में इनकी भेंट गांधी जी से हुई और इसके बाद इन्होंने गांधी जी के सभी आंदोलनों में भाग लिया। वे सर्वोदय पत्रिका के संपादक भी रहे। काका ने राष्ट्रभाषा के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान दिया। राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य करने से पहले उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया, स्वयं हिंदी सीखी पहले, उसके बाद हिंदी प्रचार का काम किया। जब उन्हें गुजरात में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए भेजा गया तो उन्होंने वहाँ की भाषा गुजराती सीखी। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और इन्हें भाषाओं को सीखने की बड़ी ही रुचि रहती थी। काका जी की लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिसमें अधिकांश का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं स्मरण यात्रा, धर्म, साहित्य और पत्र आदि। काका को उनकी रचना जीवन व्यवस्था, जो कि एक निबंध है, के लिए 1965 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। संविधान सभा के सदस्य भी ये रहे। भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनका निधन 21 अगस्त 1981 को हुआ। अब हम कठोर कर्म, इसका शीर्षक है कठोर कर्म, इसके निहितार्थ को हम समझेंगे। लेखक काका कालेलकर जी ने इस पाठ के माध्यम से पाठकों को संदेश दिया है कि कई बार व्यक्ति अपनी खानदानी इज्जत की आड़ में वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है। तो हम बेहतर यही है हमारे लिए कि हम इस वास्तविकता को स्वीकार करें और हम उचित कार्य करें अपने भविष्य के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। और इसी संदेश को काका कालेलकर ने इस रोचक कहानी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। आइए हम इस कहानी का सस्वर वाचन करते हैं ताकि आप इस कहानी को ठीक प्रकार से समझ सकें। आपको इस प्रकार ऑनलाइन पठन पाठन की तकनीक को अपने जीवन शैली में अपनाना आवश्यक होगा। आप गंभीरतापूर्वक इन कक्षाओं को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तभी हम और आप इस महामारी कोविड-19 से लड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे। तो आइए चलते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। कुलीन मतलब धनी मानी इज्जतदार परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं करते थे। खानदानी इज्जत, खानदानी मतलब पुश्तैनी,
बाप दादा के ज़माने से चली आ रही परंपरा या धन संपत्ति या इज्जत इत्यादि सभी को खानदानी हम कहते हैं। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। औरतों का सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? उनके घर लाले पड़ने लगे मुहावरा है, मतलब खाने पीने की कमी होने लगी। उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां डालियों पर लटक रही थीं। सहजन की फलियां आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास किसी के घर में या बाज़ार में देखा होगा कि ये लंबी लंबी हरी हरी लाइनिंग वाली होती हैं फलियां, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसे खाना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे डॉक्टर प्रेफर भी करते हैं कि आपको सहजन खाना चाहिए। ये सहजन की डालियां लटक रही थीं। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा सा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कुंजड़िन आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं पर उस परिवार का निर्वाह होता मतलब गुजारा होता, जीवन यापन होता। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं न खाना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह शरीक नहीं हुआ। शरीक होना मतलब शामिल नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गईं। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, बार बार उसे कहती रही और ले लीजिए और खा लीजिए, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछा। वह लड़का भी सधा हुआ था का मतलब सिखाया हुआ था। कोई चीज़ परोसी जाती, इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया का मतलब समझ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कशी के मारे घर की हालत ख़राब है। फाका कशी मतलब एक टाइम खाना मिलना, एक टाइम ना मिलना, भूखमरी के कगार पर। फाका कशी के मारे घर की हालत ख़राब है, खाने पीने की तकलीफ़ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र मतलब चिंता नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। उसने सोने का ढोंग रचा। ढोंग रचना मतलब नाटक किया उसने। करीब 10 बजे रात गए मतलब 10 बजे रात को जो है कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर, बिल्ली की तरह दबे पैरों से मतलब धीरे धीरे बिना आवाज़ किए, जैसे बिल्लियाँ बिना आवाज़ किए अंदर आती हैं, दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है, वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज़्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाज़ार में लाभ नहीं मिलता, अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। गरज मतलब आवश्यकता हो, ज़रूरत हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो,
बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके से लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। थोड़ी देर में कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, अर्थात बड़ी गहरी नींद में सो गए सब। लेकिन मेहमान तो जाग रहा था, वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह मेहमान जो है दूरदर्शी था। दूरदर्शी का मतलब है कि दूर की सोचने वाला। केवल वह उनके आज के बारे में नहीं सोच रहा था कि आज या कल हम इनके पेट भरने के लिए कुछ अनाज या कुछ रुपए पैसे से मदद कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इनके लंबे भविष्य के लिए, आगे के भविष्य के लिए ऐसा कुछ कर सकें जो इनके काम आए और इनके जीवन को सुधार सके, इनको समझा सके कि ये पढ़े लिखे हैं, ये हष्ट पुष्ट हैं, ताकतवर हैं और ये कहीं काम धंधे में लग सकते हैं और काम करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ उपाय सोचा जाए। और ऐसा सोचते सोचते वह चुपचाप उठा। बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना किसी आहट के उस सहजन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पाँव फटने से मतलब सुबह होने से पहले, सूरज की किरण निकलने से पहले ही, लगभग 3 से 4 के बीच में ही वह मेहमान वहाँ से चल दिया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम मतलब दुख छा जाता है, वैसा ही उस परिवार में फैल गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, अर्थात उनकी माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था, दया आ रही थी, तरस आ रहा था मतलब दया आना, तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारी परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। 1 साल हो गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, कोई खराब इरादा न था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया। काहिली मतलब आलस्य को और बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य को। दुर्भाग्य को काट कर फेंक दिया मतलब जड़ से दूर कर दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर, हम पर दया खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, मतलब हम और भी कमज़ोर हो जाते, और भी गरीब हो जाते और नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को
ही ऊंचा उठा दिया, दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों। इस प्रकार यह कहानी जो है हमें यह शिक्षा देती है कि हमारा सच्चा हितैषी वही है जो निष्ठुर अनुकंपा अर्थात दया, कठोर दया, निष्ठुर मतलब कठोर, अनुकंपा मतलब दया, निष्ठुर दया, कठोर दया दिखाते हुए हमारे जीवन को सही राह दिखाता है, वही सच्चा हितैषी है। जिस प्रकार की इस अतिथि ने इन चारों भाइयों के वहाँ आए हुए मेहमान ने जो है इनके साथ किया और इनके एकमात्र सहजन के पेड़ को, जो कि इनके जीवन निर्वाह का सहारा था, उसी से ये एक टाइम पेट भरते थे, एक टाइम जो है नहीं भी खाते थे, फाका कशी के से पाला पड़ता था इनका, फिर भी ये उसी तरह से गुजारा करने के आदी हो चुके थे। उसी चीज़ को उस मेहमान ने इस कठोर निर्णय के द्वारा, कठोर दया के द्वारा जो है उसने उनके जीवन को बदल दिया। इस प्रकार हम एक सच्चा हितैषी हमारे आसपास कौन हो सकता है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। अब आते हैं हम कठिन शब्दार्थ पर। शब्दार्थ आपके पाठ के अंतिम पृष्ठ पे दिया हुआ है, पाठ खत्म होने के, समाप्त होने के बाद पृष्ठ पर दिया हुआ है, पेज नंबर 72 पर। आप इसको ध्यान से, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे और मुहावरे भी दिए हुए हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है, इसको याद करना ज़रूरी है, इसको वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास करना ज़रूरी है। इसमें पाठ में के अंतर्गत भी कई मुहावरे आए हुए हैं जिनका अर्थ मैंने बीच बीच में समझाया है, उसको भी आप लिखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आते हैं अब अभ्यास पर। अभ्यास में दिए गए प्रश्नों पर हम मौखिक रूप से चर्चा कर देते हैं और आप इसका अभ्यास करते रहेंगे। मौखिक प्रश्न है, चारों भाई कहीं नौकरी चाकरी या काम धंधा क्यों नहीं कर पाते थे? चारों भाई कहीं नौकरी चाकरी या काम धंधा इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें अपने ख़ानदानी इज्जत की चिंता थी। आपको पृष्ठ नंबर 69 में इसका आंसर मिल जाएगा, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। वे अपनी पुरानी ख़ानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं करते थे। अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा। कुंजड़िन के आने पर बड़े भाई ने क्या किया? कुंजड़िन के आने पर बड़े भाई ने जो है बिल्ली की तरह दबे पांव सहजन के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से सहजन की फलियाँ तोड़ करके और कुंजड़िन को बेचने के लिए दे दिया। कुंजड़िन ने मौके का लाभ कैसे उठाया? ये आप पृष्ठ नंबर 70 पर आप पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। वैसे मैं मौखिक रूप से इसकी चर्चा कर देती हूँ। कुंजड़िन ने मौके का लाभ कैसे उठाया? जब आधी 10 बजे के बाद कुंजड़िन आई और उन चारों भाइयों में से एक बड़े भाई ने जो है चढ़कर कुछ सहजन की फलियां तोड़ी और उसे बेचने के लिए देने लगा, तो वह कुंजड़िन उसे जो है बार्गेन करने लगी, मोल भाव करने लगी कि अरे हम इसका इतना ज़्यादा दाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बाज़ार में भी इसके दाम कम मिल रहे हैं मुझे, इसलिए मैं इसके दाम इतना ही दूंगी। और इस तरीके से वो ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। बड़े भाई ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अरे इतनी तेज़ से मत बोलो, बरामदे में मेहमान सोए हुए हैं, जग जाएंगे और हमारी स्थिति को जान लेंगे। तो वह बिल्कुल और सचेत हो गई कुंजड़िन और उसने इस मौके का लाभ उठाते हुए उन सहजन की फलियों के दाम और भी कम कर दिए। भोजन तैयार होने पर तीनों भाइयों ने क्या क्या बहाने गढ़े? ये पेज नंबर 70 पर आपको लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट और पेज नंबर 69 और 70 इन दोनों पेज को मिलाने पर आपको उत्तर मिल जाएगा कि किस प्रकार बारी बारी से वो बहाना बनाते हैं तीनों। और कि किसी के पेट में जो है कि कोई कह रहा है कि सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। और तीसरा बोलता है कि मैं शादी में दावत में मुझे जाना है
और इसलिए मैं शरीक नहीं हो पाऊँगा, सम्मिलित नहीं हो पाऊँगा आपके साथ। छोटा भाई उसके साथ खाने बैठता है। इस प्रकार तरह तरह के बहाने भोजन तैयार होने पर उन भाइयों ने गढ़े। अंगा मौखिक का 1 साल में चारों भाइयों की हालत किस प्रकार अच्छी हो गई। 1 साल में चारों भाइयों की, जब उस मेहमान ने उनके एकमात्र जीवन निर्वाह के साधन सहजन के पेड़ को काट दिया, तो वे मजबूर हो गए कि कहीं निकल करके काम धंधा करें, तभी उनका जीवन निर्वाह हो सकेगा। और उन्होंने काम ढूंढा, और चूँकि वे सम्मानित और इज्जतदार व्यक्ति थे, उनका समाज में सम्मान था, तो बड़े भाई को धनी मानी व्यक्ति ने एक अपने यहाँ काम दे दिया, और इसी प्रकार तीनों और भाई कहीं न कहीं काम पर लग गए, और इस प्रकार साल भर में उनकी स्थिति अच्छी हो गई। उनके यहाँ दूध दही की कोई कमी ना रही। आप कैसे कह सकते हैं कि मेहमान दूरदर्शी हैं। दूरदर्शी का मतलब जैसा कि आप जान रहे हैं कि दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, ठीक है। वह निर्धन परिवार एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ के ऊपर निर्भर था, और उस मेहमान ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए उस एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को काट कर गिरा दिया, और उन्हें शिक्षा देना चाहा कि वे झूठी शान या सम्मान में न पड़ करके अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी ताकत का उपयोग करें और लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुधारें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह मेहमान दूरदर्शी था। उसने सबक सिखाया उन्हें, और उन्हें जो है अपने निष्ठुर जो अनुकंपा थी, जो निष्ठुर दया थी कि उसने सहजन को पेड़ को काट दिया, उस आधार पर जो है उनका वो जीवन बदल भी देती हैं। गरीबी की हालत में परिवार का निर्वाह कैसे होता था। गरीबी की हालत में उनके परिवार का निर्वाह जो है एकमात्र एक सहजन के पेड़ पर से होता था, जिसकी जो उनके आंगन में लगा हुआ था, और उस पर लंबी लंबी सहजन की फलियां फलती थी। उसे ही वे बेच करके कुंजड़िन को, और जो कुछ भी पैसे आते थे उसी के सहारे वे अपना जीवन यापन करते थे। रात के अंधेरे में, लिखित प्रश्न है ये ख, रात के अंधेरे में मेहमान ने क्या किया। रात के अंधेरे में मेहमान चुपचाप उठा और कोने में पड़ी कुल्हाड़ी को उठा लिया, और बिना किसी आहट के उस सहजन के पेड़ के पास पहुंचा, और उसने पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया, और पाँव फटते ही वह वहाँ से चला गया। यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। बुढ़िया ने ऐसा क्यों कहा। यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। बुढ़िया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घर आए मेहमान ने निष्ठुरतापूर्वक, कठोरतापूर्वक उनके एकमात्र जीवन निर्वाह के साधन सहजन के पेड़ को काट दिया था। कौन सी बात घर के लोग अच्छी तरह समझ गए थे। कौन सी बात अच्छी तरह से समझ गए थे। घर के लोग जो हैं यह बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि उस मेहमान द्वारा किए गए कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी। नेक नियति मतलब भलमनसाहत थी, और कोई खराब इरादा नहीं था। ये बात घर के लोग समझ गए थे। चारों भाइयों ने मेहमान को विदा करते समय क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए। समझते हुए इसके शब्द के अर्थ को आप बीच में मैंने समझाया ही है। लास्ट पैराग्राफ है इसमें कि उस मेहमान को विदा करते समय उन चारों भाइयों ने कहा कि आपने उस एकमात्र सहजन के पेड़ को काट करके हमारी जो है आलस्य को, हमारी बदकिस्मती को, हमारे दुर्भाग्य को आपने जड़ से दूर कर दिया। हम उसी से शिक्षा प्राप्त करके हम जो है आगे अपने जीवन को हमने बदल दिया। यदि आप उस दिन हमारे ऊपर तरस खा करके कुछ 10-20 मन अनाज दे भी देते तो कितने दिन वो चलता। ठीक है, हम उसको पा करके या उसको खा करके और भी आलसी और बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे की उस पेड़ को काट करके हमारी जो गिरी हुई किस्मत थी, जो हमारा भाग्य था, उसको आपने और ऊपर कर दिया। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों। चारों भाइयों ने ऐसा क्यों कहा। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों। उन चारों भाइयों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे समझ गए थे कि वही उनका सच्चा हितैषी है।
वह मेहमान ही उनका सच्चा हितैषी है, जो वह उन्हें स्वयं कुछ काम धंधा करके अपनी पढ़ाई लिखाई पर निर्भर रहना सिखाया, उसका उपयोग करना सिखाया और वे आत्मनिर्भर बन गए। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। ये बात ये अच्छे से समझ गए थे चारों भाई, और इसीलिए उन्होंने उस मेहमान से ऐसा कहा कि दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों। अब इसमें और भी अभ्यास कार्य दिए हुए हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं। आप इसको किताब में ही कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और 7 नंबर का इसमें जो इस पाठ में आए विदेशी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। विदेशी शब्द उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की इत्यादि शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं, और उनको हिंदी में हम क्या कहते हैं या क्या लिखते हैं उसको यहाँ पर लिखना है, न कि अर्थ लिखना है। अर्थ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत से शब्द आ सकते हैं अर्थ में, लेकिन यहाँ पर केवल आपको हिंदी पर्यायवाची हिंदी में से क्या कहते हैं सिर्फ यही लिखना है। जैसे खातिरदार, आवा भगत लिख सकते हैं आप, या सेवा सत्कार भी लिख सकते हैं। खातिरदारी, सेवा सत्कार या आवा भगत। मेहमान, अतिथि, अतिथि और त पर छोटी की मात्रा, थ पर छोटी की मात्रा, अतिथि। गरज, आवश्यकता। बुजुर्ग, वृद्ध, बुजुर्ग हिंदी में इसे वृद्ध कहते हैं। गुजारा, गुजारा उर्दू शब्द है, इसे हिंदी में निर्वाह शब्द कहते हैं। कबूल उर्दू शब्द है, इसे स्वीकार हिंदी में कहते हैं। हालत उर्दू शब्द है, दशा हिंदी में कहते हैं। इज्जत, इज्जत मर्यादा या मान सम्मान, इसे हिंदी में लिख सकते हैं। बदकिस्मती हिंदी में दुर्भाग्य लिखेंगे इसे। नेक नियति, भल मन साहत, इसे हिंदी में लिखेंगे। अब आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और इसमें उपसर्ग जोड़ना है और लिखना है। तमीज़, बदतमीज़, बद उपसर्ग सब में जोड़ना है। देखिए बदतमीज़, द पर हलंत नहीं होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा द होगा। बदतमीज़, बदनाम, बदमिजाज, बदशक्ल, बदचलन, बदअक्ल। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।